अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 17 अप्रैल 2025 को यानी कल सुप्रीम कोर्ट का अंदर जो वक्फ बिल के ऊपर सुनवाई हुई है, उसके मुतालिक रवीश कुमार जी ने बहुत तफसील और बहुत गहरी नज़र के साथ वीडियो बनाई है और उसकी जो बारीक बारीक पॉइंट है उसको भी बयान किया है। और जितने वकला थे वक्फ बिल के मुवाफिक में, उन्होंने जो अपनी दलीलें पेश की हैं उसको भी काफ़ी जो है डिटेल में बताया है। देखिए, आप सुनिएगा, वीडियो आखिर तक देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई यानी 5 मई तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ना तो उसे डीनोटिफाई किया जाएगा, ना ही कलेक्टर उसे बदल पाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह वादा किया और कोर्ट ने इसे अपने रिकॉर्ड पर ले लिया। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मसले पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गनीमत है कि वे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और हिंदी में उन्होंने इस कानून से जुड़े कई पहलुओं को विस्तार से और स्पष्टता से बताया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि सिंघवी अपनी नजर से इस कानून को क्यों संविधान की आत्मा पर चोट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि यह कानून संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से भी गलत है। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3 R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। यह तो बहुत बड़ी नैतिक हार है एक तरह से सरकार की। इसके प्रावधानों को नहीं हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने कितना अनुनय विनय किया, अनुरोध किया, कितने तर्क रखे, चेतावनी दी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। उसे खुद के फैसले पर बहुत भरोसा था। लेकिन वही सरकार वक्फ बाय यूजर को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। उसने कोर्ट से 7 दिनों का समय मांगा है। क्या यह नैतिक हार नहीं? कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन जिस कानून को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, कह रही थी कि उसने कितना काम किया है, एक एक बात को ध्यान में रखा है, उससे 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया गया। आप लोकसभा और राज्यसभा की बहसों को फिर से निकालकर सुनिए। रवीश कुमार ऑफिशियल पर हमने उन बहसों को लेकर वीडियो बनाए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पूरे दमखम के साथ कहते रहे कि कानून जल्दबाजी में नहीं बना है,
उन्होंने तो 97 लाख से अधिक याचिकाओं को पढ़ने का भी दावा किया। क्या वाकई 97 लाख याचिकाओं को पढ़ा गया होगा? अब जब इतना पढ़ा गया है, इतना सुन लिया गया है, संयुक्त संसदीय समिति में बहस हुई है, फिर भी सरकार के पास इन बड़े सवालों पर जवाब नहीं था। उसने जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा। किरण रिजिजू का वह बयान हम आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। वक्फ बाय यूजर एक बड़ा मसला है। इसे लेकर लोग चिंताएं जता रहे थे कि इससे सदियों पुरानी संपत्ति पर नए नए दावे होने लग जाएंगे, नई नई याचिकाएं दायर हो जाएंगी, विवाद पैदा कर दिया जाएगा। और कलेक्टर तो सरकार का ही आदमी होता है, वह सरकार के हिसाब से ही किसी भी वक्फ की उस पुरानी जमीन को डीनोटिफाई कर देगा जिस पर सदियों से या जमाने से मस्जिद बनी है, मुसलमानों के धार्मिक कार्य से संबंधित इमारतें चल रही हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे लेकर और सवाल दाग दिए और पूछ दिया कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को आपने क्यों हटाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी से है, वक्फ की जमीन पर बनी है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर के तहत ही तो मान लिया जाता था कि यह वक्फ की जमीन है। अब अगर सरकार दावा करने लग जाए कि मेरी जमीन है तो क्या होगा? इससे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या हो जाएगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन कर रहे हैं। इसी पर सरकार को 17 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था। सरकार ने 7 दिनों का समय मांग लिया। अगली सुनवाई के दौरान देखते हैं कि सरकार क्या जवाब देती है और यह मामला कैसे मोड़ लेता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कई तरह से वक्फ बाय यूजर को चुनौती दी। कहा कि वक्फ की संपत्ति 300 साल पुरानी होती है, इतनी पुरानी संपत्ति की डीड नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाते हैं तो एक झटके में वक्फ की लाखों संपत्तियों पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, विवाद बढ़ जाएंगे। सदियों से जिस जमीन पर मस्जिद है उसके वक्फ होने पर सवाल उठेगा, सरकार अपना दावा कर देगी, कोई और दावा कर देगा। इस्तेमाल के आधार पर आप नया वक्फ घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए कानून के अनुसार सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अब यह काफी नहीं होगा, जमीन का दस्तावेज पेश करना होगा। सिब्बल और सिंघवी दोनों ने कहा कि राम जन्मभूमि के फैसले में इस मान्यता को स्वीकार किया है, क्या आपने फैसले के उस हिस्से को हटा दिया है? संसद में भी विपक्ष के सांसदों ने यही सब सवाल उठाए, सरकार से अनुरोध किया कि इसके प्रावधान को मत हटाइए, लेकिन सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अब वक्फ बाय यूजर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर। ये
और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी अदरवाइज वो परेशान है, पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। आज यानी 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा अदालत के फैसले तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को कलेक्टर नहीं बदलेगा। एक तरह से सरकार ही कह रही है वो कलेक्टर को रोक देगी। सोचिए, जिस कानून को नोटिफाई किया जा चुका है, संसद से पास है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और देश के 600 से अधिक जिलाधिकारी को अब सूचना देनी पड़ेगी कि वे वक्फ बाय यूजर के तहत कार्रवाई ना करें। 4 अप्रैल की आधी रात के बाद तक बहस चली थी और वक्फ संशोधन विधेयक को पास किया गया था। किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली तारीख तक काउंसिल या बोर्ड में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो यह तरीका है केंद्र सरकार के कानून बनाने का और पहली बार